यदि आप ओसीडी का सही इलाज करवाना चाहते हैं तो आपको ये 4 बातें, जी हाँ, ये 4 बातें आपको प्रमुख रूप से पता होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इन 4 बातों से वाकिफ़ नहीं हैं तो आप कई साल तक इधर उधर भटकते रहेंगे, लेकिन आपकी ओसीडी ठीक नहीं होगी। सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि ओसीडी होती क्या है। जब कोई बेहद बेहुदा, गंदा, ना चाहते हुए भी कोई विचार, कोई संदेह, कोई तस्वीर, कोई आवेग लगातार आपके मन में आ रहा हो और इसको निपटने के लिए आप अपने दिन का काफ़ी समय लगा रहे हों, तो याद रखिएगा ये ऑब्सेशन है। कुछ लोगों में केवल ऑब्सेशन ही होता है, जी हाँ, केवल ऑब्सेशन, कंपल्शन नहीं होता है। ऐसे लोगों को हम प्योर ऑब्सेशनल कहते हैं। जब मन में आए हुए विचारों के कारण आप कोई काम भी करना शुरू कर देते हैं, उसके ऊपर एक्ट भी करना शुरू कर देते हैं, अपने विचारों को असली जामा पहनाने लग जाते हैं, तब ये कंपल्शन कहलाता है। कंपल्शन एक ऐसा व्यवहार होता है जिसके लिए आपका मन आपको कोई कार्य करने के लिए मजबूर कर देता है, बाध्य कर देता है। आपका तार्किक दिमाग काम ही नहीं करता है। अगर आप उस कार्य को नहीं करते हैं तो आपके मन में लगातार तनाव बढ़ता जाता है और आपको शांति तभी मिलती है जब आप उस कार्य को एक बार कर लेते हैं। इस प्रकार से आप उस कार्य को बार बार करने लगते हैं और इसी को हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। सबसे मज़ेदार बात यह है कि बहुत सारे लोग इस बीमारी ओसीडी का इलाज तो करवा रहे होते हैं, लेकिन कई बार तो उनको ये बीमारी होती ही नहीं है। इसीलिए आपको ये बात समझना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि एक सामान्य व्यक्ति में भी ऑब्सेशन और कंपल्शन कभी कभार थोड़ी बहुत मात्रा में देखे जा सकते हैं। यदि आप समाचार पत्र में ये पढ़ लें कि घर में गैस खुली रहने के कारण किसी के घर में आग लग गई, जिसके कारण बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, तो 1-2 दिन आप भी गैस को बार बार जाकर चेक करेंगे। आपके मन में भी रात को सोए हुए ख्याल आएगा कहीं आपने गैस खुली तो नहीं छोड़ दी है। ये समझिएगा कि एक बहुत ही सामान्य बात है। ये सामान्य लोगों की एक सामान्य घटना है जो आम किसी भी व्यक्ति में हो सकती है। किंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों में ये आदतें थोड़ी ज़्यादा होती हैं। उनके अंदर कोई विचार आते रहते हैं और वो उस विचार से निपटने में लगे रहते हैं, जिसके बदले में वो कोई काम भी करते रहते हैं, लेकिन उनके अंदर ऑब्सेशन और कंपल्शन की इतनी मात्रा नहीं होती है कि वह मनोविज्ञान के बनाए गए डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया यानी कि कसौटियाँ, यानी कि उस कसौटी पर खरे उतर सकें जो मनोविज्ञान ने बना रखी हैं कि इस बीमारी के लिए ये होना जरूरी है। हम उसे मानसिक रोगों की श्रेणी में रख ही नहीं सकते हैं। इस प्रकार के लोगों को ओसीडी नहीं होती है, बस उनका व्यक्तित्व ओसीडी पर्सनैलिटी होता है। ये लोग कई बार ज़िंदगी भर इसी तरीके से पर्सनैलिटी के साथ अपनी सारी ज़िंदगी बिता लेते हैं। कुछ परेशान रहते हैं। कई बार तो लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उनको ओसीडी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। वो घरों के अंदर सफाई करने पे बिजी रहते हैं, गिनती करने में बिजी रहते हैं, पूजा अर्चना करने में बिजी रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोग किसी एक काम के पीछे परफेक्शनिस्ट के बनकर लग जाते हैं। कुछ लोग अपनी दुकानों पे, ऑफिस में या घर में बेहद ज़्यादा सफाई रखने लग जाते हैं और यदि कोई व्यक्ति उनकी सफाई में खलल डालता है तो उन्हें बेहद ज़्यादा गुस्सा भी आता है और वह सफाई को एक जुनून की हद तक लेकर जाते हैं। इस प्रकार के लोग जो बड़े परफेक्शन से काम करते हैं, बड़ी साफ सफाई करते हैं, इस प्रकार के लोगों को ओसीडी तो नहीं होती है, लेकिन उनका व्यक्तित्व ओसीडी व्यक्तित्व होता है, यानी कि ओसीडी पर्सनैलिटी होती है। हम उन्हें बीमारियों की श्रेणी में तो नहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर वे अपना इलाज करवाएं, अगर वो साइकोथेरेपी और काउंसलिंग लें या किसी डॉक्टर से थोड़ी बहुत दवा भी लें, तो ऐसा हो सकता है कि वो अपने आप की उनकी जो पर्सनैलिटी है, उस पर्सनैलिटी के दायरे से बाहर आ जाएं और वो बेहद ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करना शुरू कर दें। ओसीडी तभी होती है जब ओसीडी से संबंधित व्यवहार
दिन में 1 घंटे से ज़्यादा होना शुरू हो जाए। जी हाँ, कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा अगर किसी के व्यक्ति में वो व्यवहार रहता है, उसके कारण उसकी दिनचर्या प्रभावित होने लग जाए, उसके कारण काम धंधे रुकने शुरू हो जाएं, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ये समझिए ये ओसीडी है, ये ओसीडी की श्रेणी में आता है। ओसीडी के सही इलाज का दूसरा कदम भी आपको जानना बेहद जरूरी है कि आखिर उनमें ओसीडी का कारण क्या होता है। जब तक कारण पता नहीं होगा, याद रखिएगा, इलाज सही नहीं हो सकता है। दरअसल कोई भी मानसिक रोग किसी एक कारण से नहीं होता है। किसी भी मानसिक रोग को होने के लिए उसके कुछ प्रमुख कारण होते हैं जिसे हम प्राइमरी कॉज कहते हैं, जो बड़े प्रमुख होते हैं। कुछ सेकेंडरी कॉज होते हैं, यानी कि गौण कारण होते हैं। ऐसे कारण होते हैं जो तत्कालीन होते हैं। प्रेसिपिटेटिंग कॉज होते हैं जो मौके पे काम करते हैं। ओसीडी को शुरुआत तो करते हैं पर उनका प्रमुख कारण नहीं होते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो रेनफोर्सिंग यानी कि मोटिवेटिंग कॉज होते हैं, जो व्यक्ति को ओसीडी में बने रहने के लिए मजबूर करते हैं। अर्थात वह किसी बीमार व्यक्ति को बीमार बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाते रहते हैं। आपको ओसीडी का इलाज केवल दवाइयों की सहायता से होगा या केवल साइकोथेरेपी की सहायता से होगा या इन दोनों की सहायता से होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी बीमारी का कारण क्या है। ओसीडी का पक्का इलाज करने की अगर हम तीसरी बात करें तो यह है कि इस ओसीडी को घेर कर मारना पड़ता है। एक बहुत ही जिद्दी बीमारी है, लेसदार बीमारी है। इसे हर मोर्चे पर टक्कर देनी पड़ती है। जबकि होता क्या है कि सभी प्रकार के विशेषज्ञ केवल अपनी अपनी राय ही देते रह जाते हैं। अगर आप किसी मनोचिकित्सक यानी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो वो उसका इलाज बताता है कि केवल दवाइयों के माध्यम से इसका इलाज हो सकता है। जब आप किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाते हैं तो वो उसका इलाज बताता है कि ये सिर्फ साइकोथेरेपी और काउंसलिंग से हो सकता है। बहुत से मोटिवेशनल गुरु कहते हैं कि वो बिना साइकोथेरेपी के, बिना दवाइयों के ओसीडी का इलाज कर सकते हैं। इसी प्रकार से आयुर्वेद, योग और अन्य विषयों के जो एक्सपर्ट हैं वो अपनी अपनी बात करते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि इस रोग को चारों तरफ से घेर कर मारना पड़ता है। अर्थात इसको चारों तरफ से इसके सारे रास्ते रोक दिए जाते हैं, तब इस बीमारी का इलाज होता है। इसके लिए हमें एक व्यापक ट्रीटमेंट प्लान चाहिए। हमें रोगी की प्रकृति, रोग के कारण देखकर यह जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर को रोगी को किस प्रकार के इलाज की आवश्यकता है। हो सकता है कि उसे दवाइयों और साइकोथेरेपी दोनों की आवश्यकता हो सकता है उसे अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि उसे दवाइयों की आवश्यकता ही ना हो, केवल साइकोथेरेपी की आवश्यकता हो। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ओसीडी के लिए एक कंप्रेहेंसिव ट्रीटमेंट प्लान की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसे हमें चारों तरफ से घेर कर मारना होता है। कुछ साथियों ने एक प्रश्न किया कि ओसीडी का इलाज इतना लंबा क्यों होता है। मैं उन सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि इलाज सही प्रकार से ना होने के कारण ओसीडी का इलाज बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए इसे एक जिद्दी बीमारी का नाम दिया गया है। ओसीडी के इलाज के लिए विचारों की चेन को तोड़ने के लिए, श्रृंखला को तोड़ने की आवश्यकता होती है। यह ओसीडी के इलाज को समझने वाली चौथी बात है। इस बात को मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूं। एक साधु किसी के घर रात को रहने के लिए गए और घर वालों ने उसकी बहुत सेवा की। सुबह उठकर साधु ने सभी घर वालों को कहा कि क्योंकि उन्होंने उसकी बड़ी सेवा की है, बड़ा आदर सत्कार किया है, इसलिए मैं आज उनको सोने बनाने का एक मंत्र देकर जा रहा हूं। साधु ने बताया कि जितना भी सोना आप बनाना चाहते हैं, जितना भी ज़्यादा सोना आप बनाना चाहते हैं, उतना लोहा लेकर उसे 7 दिन तक हर रोज़ उबलते हुए तेल में 2 घंटे रखें और फिर उस पर हल्दी का लेप लगाकर छोड़ दें। लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब ये प्रक्रिया आप कर रहे हों तब आपके मन में बंदर का ध्यान नहीं आना चाहिए,
मोंकी का विचार नहीं आना चाहिए। यह कहकर साधु चला गया। अब जब भी वह सोना बनाने की प्रक्रिया शुरू करते, उनके मन में सबसे पहले बंदर का ख्याल आता। इसी प्रकार से ओसीडी में रोगी अपने विचारों को रोकने का प्रयत्न करता है और इसी कारण से वो अपने ऑब्सेशनल विचारों को याद करता रहता है और उन्हें बार बार बुलाता रहता है। नतीजन वह ओसीडी के विचारों को भूलने के चक्कर में उनको ज़्यादा याद रखना शुरू कर देता है और इस प्रकार से दिमाग में विचारों की एक श्रृंखला, एक चेन शुरू हो जाती है और फिर से वे वही ओसीडी का व्यवहार करने लग जाते हैं। इन 4 बातों को समझने के बाद अब हम चलते हैं अगले भाग की तरफ कि ओसीडी का कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट प्लान क्या है। इसके लिए आप मेरा अगला वीडियो कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट का भाग 2 देखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।